नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। सोमवार को हर 3 में से 2 स्टॉक में उछाल देखने को मिला। इससे निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ। बीएसई का मार्केट कैप आज 3.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। बिजनेस वीक के पहले कारोबारी दिन बीएसई सेंसेक्स 760 अंक की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 1.43% की तेजी के साथ बंद हुआ। संदीप जी, आज ऐसा बाजार में क्या खुशखबरी आई जिससे बाजार एकदम से जो है वो खुशी के मारे उछल पड़ा? ये अब जब हमने पूरे वीक के बाद एक तेजी देखी है इतनी शानदार, उसकी क्या वजह थी? अमेरिका में लोग खरीदारी कर रहे हैं और इसी को लोग देख के झूम उठे हैं। मतलब किसी की खरीदारी करने से कहीं और मतलब उसका फायदा मिल रहा है, ये मतलब क्या गणित है? मतलब यूएस का जो क्या कहते हैं आप, ग्राहक है या कंज्यूमर है, वो जमकर खरीदारी कर रहा है और इसी से दुनिया भर के मार्केट्स खुश हैं। क्यों खुश है? देखिए, बीते हफ्ते फ्राइडे को यूएस के रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे। जून महीने में आप देखें जो रिटेल बिक्री है वो 1% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ, यानी कि मासिक लेवल पे अगर आप देखें तो 1% बढ़ी है, अनुमान से ज़्यादा है। और आप एनुअल लेवल पे यानी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 8.4% की बढ़त आई है, जो अनुमान से ज्यादा है। और बावजूद इसके कि जून के महीने के हमने महंगाई के नंबर देखे थे 9.1% के नंबर आए थे। 40-41 साल की हाई पे थे, यानी कि ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ग्राहकों को। उसके बावजूद भी उनका जो खरीदने का उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिली है। उसके साथ साथ आप देखिए जो मई महीना यानी कि जो पिछले महीने का आंकड़ा था जो -0.3% था, जो डिक्लाइन था -0.3% का, वो रिवाइज हो गया है, संशोधित होकर -0.1% पर आता हुआ दिखा है। तो 2 महीने लगातार ऐसे आंकड़े आए हैं जो दर्शाता है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद भी यूएस में जो ग्राहकों का उत्साह है, जो खरीदारी है, जो कंजम्पशन है, खपत है, उसमें कोई फर्क नहीं देखने को मिला। और यूएस की इकोनॉमी की खासियत है वो हमारी तरह सेविंग्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, खपत के ऊपर, खर्च के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और यूएस का ग्राहक अगर खर्च करता है तो वो एक पॉजिटिव साइन, एक स्ट्रॉन्ग साइन देखा जाता है। और वैसा ही नंबर्स हमने जून के महीने में आते हुए देखे हैं। तो एक तरफ महंगाई बढ़ी, उससे ज्यादा दरें नहीं बढ़ेंगी, जो हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुके हैं। 1% नहीं बढ़ाएगा फेड, 0.5% के आसपास ही बढ़ाएगा। और दूसरी बात है कि क्या महंगाई बढ़ने से खपत तो नहीं कम होगी, वैसा भी कोई इंडिकेशन नहीं है। तो दोनों इंडिकेशन ये इसी और इशारा कर रहे हैं कि जो रिसेशन जो मंदी का हम डर अपने दिमाग में भर के बैठे हुए हैं, शायद वो इतनी ज्यादा गहरी ना हो, उतनी ज्यादा हार्ड लैंडिंग ना होती हो। देखिए, सॉफ्ट लैंडिंग की बात हमने पिछले हफ्ते भी करी थी। तो एक फैक्टर ये हो गया, उससे डाउ 650 अंकों से ज्यादा उछलकर डे हाई के आसपास बंद होता हुआ दिखा। साथ ही साथ आप देखिए कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसमें हमारे घरेलू मार्केट्स की जहां तक बात है, आज हमारे भी कुछ रिटेल बिक्री के आंकड़े हैं जिसमें 13% की बढ़त हमने जून के महीने में आती हुई दिखी है। साथ ही साथ अदानी विल्मर, उसने कहा है कि जो खाने की तेल की कीमतें उसमें 30 रुपए तक की कटौती करी है। उसका मतलब यह हुआ कि आपकी महंगाई में कमी देखने को मिली, फूड इन्फ्लेशन आपका कम होता हुआ दिखेगा। तो आरबीआई को भी उतने कड़े कदम नहीं उठाने पड़ेंगे जितना पहले एक्सपेक्टेड था। आरबीआई वैसे भी कह चुका है कि ईज ऑफ होना शुरू हो जाएगा महंगाई में। और उसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स, इसमें आप थोड़ी सी अब वीकनेस देख लें। कहां 108 के पार चला गया था, अब 107 के आसपास आ गया, तो उससे भी थोड़ी सी राहत देखने को मिली है। और 5वीं बात जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो टेपरिंग यानी कि जो फेड ने बॉन्ड की बिकवाली शुरू करी है उससे भारतीय बाजारों पर ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। 2013 में एक नेगेटिव शॉक था, सरप्राइज था, जब उन्होंने अपने टेपरिंग शुरू करी थी, यानी बॉन्ड में बिकवाली शुरू करी थी। इस बार एक्सपेक्टेड था, दुनिया जानती थी, सबको पता था ये बात। तो उस लिहाज से इंडियन इकोनॉमी रिजिलियंट है, यानी कि 2013 के मुकाबले हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति मजबूत है। तो ये 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार के हित में थे, जिस वजह से आज हमने देखा कि 16,250 का जो लेवल है वो भी निफ्टी पर पार होता हुआ दिखा। हमने पहले भी 16,200 डिस्कस कर चुके हैं, अब वापस उसके ऊपर की क्लोजिंग आती हुई दिखी है। अब अगला लेवल है 16,400 का। 16,400। तो ये जो अब खरीदारी का माहौल बना है अमेरिका में, उसका जो असर आज हमने बाजारों पर देखा। लेकिन वहीं इस खुशखबरी के बाद भी जो 2C फैक्टर आपका है, जो करेंसी और क्रूड, वो लगातार परेशान करने वाला बना हुआ है। तो ऐसे में अब क्रूड और रुपए का अगला लेवल आप क्या देख रहे हैं, ये कहाँ तक और जा सकता है? देखिए, आपने सही कहा कि करेंसी और क्रूड दोनों ऊपर आए, उसके बावजूद भी हम चले हैं। तो एक मन में सवाल तो आता है ना कि हम हमेशा कहते हैं कि क्रूड नीचे जाना चाहिए, करेंसी आपकी मजबूत होनी चाहिए, तो ही आपके लिए राहत की बात है। देखिए, रुपया आज भी आप देखें तो हम मजबूत खुले थे, शुरुआत अच्छी हुई थी, जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे आया, आज हमने 89 रुपये 72 पैसे तक का हाई भी बनाया। नीचे में हमने 89 रुपये 99 पैसे, 80 रुपये का लेवल आज भी हमने टच नहीं किया है। तो काफी दिन से मतलब चर्चा चल रही कि 80 रुका हुआ है वो लेवल। तो साइकोलॉजिकली हम उस लेवल के पार नहीं जा रही है, वो हिट नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं राहत की बात है। लेकिन देखिए, अब बाजार आपको ये समझना होगा, अभी भी मंदी आई नहीं है, या कितनी गहरी आएगी हमें नहीं पता है।
ऐसे ही रुपए में जो हम कमजोरी देख रहे हैं ये अब कितनी ज्यादा गहराएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ रुपए में कमजोरी है, ये बाजार पचा चुका है। 80 रुपए का जो लेवल है वो आना है डॉलर के मुकाबले, हमें पता है। अब तो बात ये भी आने लगेगी कि सितंबर तक 80 रुपए 50 पैसे तक के लेवल भी आ सकते हैं। टॉलरेंस लिमिट है हमारी, हमें यहाँ तक। देखिए जो बाजार को पता है वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके भाव में आ चुका है। जो नहीं पता है दिक्कत उस चीज की है। 2013 में जब फेड ने अपनी टेपरिंग करी थी तो हमें नहीं पता था, हमारे लिए सरप्राइज एक शॉक था। अभी इस बार जो टेपरिंग हो रही है या रुपए में कमजोरी आ रही है, सबको पता है डॉलर मजबूत हो रहा है, सेफ हेवन बाइंग वहां पे हो रही है, तो दुनिया भर की करेंसीज पे इंपैक्ट है। और आरबीआई ने भी कहा है कि उतना रुपया नहीं गिरा जितना बाकी जो करेंसीज है डॉलर के वीजा भी गिरी है, तो उस लिहाज से हम उस फ्रंट पे भी रेजिलिएंट है। तो कुल मिला के देखा जाए 80 रुपए 50 पैसे ये लेवल अब नया आ चुका है, जहां तक दुनिया को कोई परवाह नहीं है। वहां तक अगर रुपया गिरता भी है तो हमारे लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली या कोई ऐसी परेशानी वाली या घबराने वाली बात नहीं है। क्रूड की जहां तक बात है तो एक्सपेक्टेड था कि जो बाइडेन साहब का जो दौरा खत्म हुआ है जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, उसके बाद एक स्वाभाविक सी बात है कि उसमें एक उछाल आना था। 103 104 के आसपास क्रूड अभी भी कारोबार कर रहा है। अब बात यह है कि अब ये वापस क्या 110 120 के लेवल पे तो नहीं चला जाएगा। अगर 110 का लेवल पार करता है या 120 की ओर बढ़ता है तो फिर हमारे लिए चिंता की बात है। $100 के आसपास या 95 से 105 की रेंज में रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, उसे झेल लेंगे, ऐसी हमारी इकोनॉमी में स्थिति है। लेकिन उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत की बात हो सकती है। आज जो एक बाउंस आया वो जाहिर सी बात है कि जब तक वो दौरे की बात थी ऐसा लग रहा था कि शायद वो सऊदी प्रिंस को बोलेंगे कुछ उत्पादन को लेकर, अगर उत्पादन बढ़ जाता है तो कीमतें नीचे आएंगी, उस वजह का पूरा इंपैक्ट था। अब ओपेक की बैठक में क्या फैसला आता है अगस्त के महीने के पहले हफ्ते में, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन 110 या उसके बाद 120 के लेवल्स अगर पार करता है फिर हमारे लिए दिक्कत की बात है। आज हमने बैंक निफ्टी में जो देखा, मतलब बैंक निफ्टी के जो 12 में से 11 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए, लेकिन एक शेयर जो है वो HDFC बैंक का है, वो गिरकर बंद हुआ। जबकि इस HDFC के बैंक के और उसके लिमिटेड के मर्जर के आसपास तमाम खबरें चल रही हैं, उसको लेकर बहुत लोग बुलिश भी हैं, फिर बावजूद इसके ये गिरावट आई, उसका क्या वजह है? देखिए शनिवार को इनके HDFC बैंक ने अपने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। नंबर्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा इंटरनली थोड़ा गहराई से जाकर देखना होगा, तो नंबर्स आपको अच्छे नजर नहीं आएंगे। मतलब ऊपर से अच्छा दिख रहा है, ऊपर से कहने का मतलब है कि अगर आप पिछले साल की जून तिमाही से कंपेयर करेंगे, यानी कि ईयर ऑन ईयर साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे आपको नंबर अच्छे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि मुनाफा 21% बढ़ा है साल दर साल। लेकिन वही अगर आप तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे तो 8.5% की कमी आपको नजर आएगी, यानी कि जो मार्च तिमाही थी उसका बेस काफी बड़ा था। दूसरी ओर आप देखिए जो लोन ग्रोथ है वो 21.5% की है, ईयर ऑन ईयर काफी मजबूत नंबर्स आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए तिमाही दर तिमाही के जो NPA है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। एब्सोल्यूट लेवल पर ग्रॉस NPA करीब 12.25% बढ़े हैं, 18,000 करोड़ के पार चले गए। नेट NPA करीब 11% बढ़कर 4,888 करोड़ रुपए के आसपास आए। जो नंबर है इनका अनुपात है ग्रॉस NPA का, उसमें आप देखिए 1.17% से बढ़कर ये 1.28% और नेट NPA 0.32% से बढ़कर 0.35%। ये तिमाही दर तिमाही नंबर्स में आपको बता रहा हूं। तो एब्सोल्यूट लेवल पे भी और आपके जो ग्रॉस और नेट NPA जो परसेंटेज वाइज भी देखें तो तिमाही दर तिमाही उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी ओर कासा अगर आप देखेंगे, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाली बात होती है, वो भी आपको साल दर साल बढ़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन बेस बहुत हाई था तिमाही दर तिमाही का, 48.2% था, उसके मुकाबले आप देखेंगे 45.8% का नंबर है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर नंबर देखते जाएंगे बहुत अच्छे नजर आएंगे, लेकिन तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो आपको फॉल नजर आएगा। ऐसा ही होलसेल जो रेट्स हैं, इन्होंने मई में जो रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई उस वजह से अपने लोन की दरें बढ़ाई हैं। 50,000 करोड़ रुपए के जो होलसेल लोन्स हैं वो दूसरे कंपेटिटर्स के पास पहुंच गई, इतना इनका लॉस होता हुआ दिखा है। स्लिपेजेस बढ़े हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशो उसमें कमी देखने को मिली है और ट्रेजरी घाटा हुआ है इस बार इनको। पिछले साल जहां इस तिमाही में 601 करोड़ रुपए का मुनाफा था, इस तिमाही में इनको 1312 करोड़ रुपए का ट्रेजरी घाटा हुआ, क्योंकि बॉन्ड की कीमतें आई हैं, इनके पास सरकारी बॉन्ड्स काफी ज्यादा रखे हुए हैं, तो इनको M2M यानी कि मार्क टू मार्केट करना होता है, उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला है। और वहीं जो फी इनकम है वो भी साल दर साल बढ़कर आई है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर आपको नीचे नजर आएगी। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ईयर ऑन ईयर नंबर्स में ग्रोथ अच्छी है, जैसा हम एक्सपेक्ट करें कि 20% के आसपास के लगातार एक ग्रोथ पोस्ट करते हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही जो नंबर्स हैं उसमें आपको गिरावट नजर आई। और यही कारण है कि आज 12 में से 11 शेयर पॉजिटिव थे, केवल इकलौता HDFC बैंक था जो कि लाल निशान में बंद हुआ। मतलब ये है कि आप बड़ी पिक्चर को देखने के साथ साथ उसकी छोटी पिक्चर भी मतलब ध्यान में रखें, उसके पीछे भी कई चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ। संदीप जी, आज ये जो तेज़ी आज हम देख रहे हैं बाजार में, तो ये तेज़ी क्या कल भी बरकरार रह सकती है? इसके लिए क्या आपके पास कोई आउटलुक या कोई ट्रिगर्स हैं जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए? ट्रिगर्स हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, देखिए HDFC बैंक का नंबर आ गया, अब ये अपने आप में खराब नंबर आ गया, क्योंकि तिमाही दर तिमाही आप देखें नंबर
वीक आते हुए दिखे हैं। अब नतीजे कैसे आते हैं, इस हफ्ते में आपको अल्ट्राटेक के नंबर्स आएंगे, इन्फोसिस के नंबर आएंगे, विप्रो के नंबर्स आएंगे, कुछ और बड़ी कंपनियां निफ्टी की जिनके नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स कैसे आते हैं उसके ऊपर दारोमदार रहेगा। दूसरी ओर एफआईज के आंकड़े किस तरह के आते हैं। आज हमने मजबूत क्लोजिंग तो दिखा दी, 16,250 के ऊपर हम बंद हो गए। क्या एफआईज की ओर से खरीदारी आती है कि नहीं आती है। उन्होंने अपनी बिकवाली का हाथ रोक दिया, ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, क्या उनकी ओर से कोई खरीदारी का नंबर आता है, भले ही इंडेक्स या स्टॉक फ्यूचर्स में आ जाए। साथ ही साथ ग्लोबल जो क्यूज हैं वो किस तरह के रहते हैं, यानी कि यूएस के मार्केट्स में आज किस तरह की क्लोजिंग होती है, और उसके साथ साथ क्रूड करेंसी जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रुपया और कितना कमजोर होता है, और क्रूड में यहाँ से जो उछाल है क्या वो सस्टेनेबल है, 110 120 के आसपास वो लेवल जाते हैं नहीं जाते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बाजार की जो चाल है वो कहीं ना कहीं निर्भर करेगी उसके ऊपर। मैं अभी देख रहा था शुक्रवार को एफआईआई ने जो है वो 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी की है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बाजार चला है उसमें भी जो फिगर आएंगे शाम को वो भी शायद पॉजिटिव ही आए हमारे लिए, और वो कल के लिए मैटर करेगा कि बाजार उसको किस हिसाब से लेता है। तो बाजार से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहें यूट्यूब चैनल पर हमारे मनी 9 को, और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है शेयर से जुड़ा हुआ, स्टॉक से जुड़ा हुआ, किसी और आपके पास कोई स्पेशल क्वेरीज हैं और जिसको आप जानना चाहते हैं, वो ज़रूर हमें आप शेयर करें हमारे साथ, हम उसका अपने विशेषज्ञों से उत्तर दिलाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।